नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत कुमार है और मैं प्रथम लीगल के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कंपनियों के नाम के अंत में जो लिमिटेड वर्ड लगा रहता है उसका मतलब क्या होता है और उसका फ़ायदा क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो लिमिटेड का मतलब समझते हैं। लिमिटेड एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में मतलब होता है सीमित। कंपनियों के संदर्भ में अगर आप इसके मतलब की व्याख्या करेंगे तो इसका मतलब निकल कर के आएगा सीमित उत्तरदायित्व, या और आसान भाषा में इसका मतलब निकल कर के आएगा लिमिटेड लायबिलिटी। अब देखिए, लिमिटेड लायबिलिटी जो कि एक अंग्रेजी का ही शब्द है, उसको अगर आप सीमित उत्तरदायित्व के साथ अगर तुलना करते हैं तो लिमिटेड लायबिलिटी कितना आसान लगता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। कंपनियों में लिमिटेड का क्या फ़ायदा है, इसको समझने से पहले मुझे आपके साथ प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म्स की कुछ दिक्कतें क्या हैं, उनकी कुछ कमियां क्या है, उसके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। और जब आप उन कमियों को अच्छे से समझ लेंगे तब जाकर के आपको कंपनियों में लिमिटेड जो वर्ड है उसका फ़ायदा और बढ़िया तरीके से समझ आएगा। तो आइए सबसे पहले प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म की कमियों को समझते हैं। मैं एक उदाहरण के साथ इसकी शुरुआत करता हूँ। मान लीजिए कि आपने एक प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म में आपने एक बिज़नेस स्टार्ट किया। 5 लाख रुपए की पूंजी आपने उस बिज़नेस में डाली और बिज़नेस आपका चल निकला। आपने 4-5 साल तक वो बहुत बढ़िया चला। इतना बढ़िया चला कि फिर कुछ समय के बाद आपने बैंकों से भी 50 लाख रुपए का किसी बैंक से कर्ज ले लिया और 50 लाख रुपए के साथ साथ आपकी बाजार की भी कुछ देनदारियाँ आपके ऊपर बनती हैं। लेकिन एकाएक आपके बिज़नेस में दिक्कतें आनी शुरू हो गई और बिज़नेस जो कि पहले फल फूल रहा था अब उस तरीके से नहीं चल रहा है और अब इसको चलाना मुश्किल हो गया है और अब यह सही समय आ गया है कि आपको इस बिज़नेस को बंद करके आगे बढ़ने का समय है, ज़िंदगी में कुछ और करने का समय है। आप ऐसा करना भी चाहते हैं लेकिन बैंक का लोन और जो बाज़ार की देनदारियाँ हैं वह एक समस्या खड़ी हो गई है आपके लिए, क्योंकि आपके बिज़नेस के पास उतने असेट्स नहीं हैं, उतना पैसा नहीं है कि आप उन पैसों से अपने बैंक का जो कर्जा है उसको आप सेटल कर सकें और बाज़ार की जो देनदारियां हैं आप उसको सेटल कर सकें। अब इसमें प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप में यहाँ पे आपकी दिक्कतें शुरू होती है, चूँकि आपके ऊपर 50 लाख रुपए का बैंक का कर्ज है और बाज़ार की भी कुछ देनदारियाँ हैं, लेकिन आपके पास, आपके बिज़नेस के पास उतने असेट्स नहीं हैं। लेकिन बैंक को तो अपना पैसा चाहिए, बैंक तो अपना पैसा वसूल करेगा। बाज़ार के जो लोग हैं वो लोग भी अपना पैसा छोड़ने वाले नहीं हैं, वो लोग भी वसूल करेंगे। अब उनके पास क्या ऑप्शन है? बैंक आपके बिज़नेस की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी, जो असेट्स होंगे, उसको बैंक लिक्विडेट करके अपना पैसा वसूल सकता है। और अगर उसको लिक्विडेट करने के बाद भी अगर बैंक का पैसा ब्याज सहित अगर पूरा नहीं हो पाता है तो बैंक आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टीज़ हैं, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपके घर का फर्नीचर, आपके कपड़े, आपकी ज़मीन जायदाद, आपके बैंक का बैलेंस, आपके शेयर्स, आपके म्यूचुअल फंड्स, आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट वगैरह, जितने भी आपकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी प्रॉपर्टीज़ को बैंक अटैच करके उनसे अपना कर्जा वसूल सकता है, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म के बिजनेस स्ट्रक्चर में आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो जब तक आपका पूरा का पूरा जो लायबिलिटी है वो सेटल नहीं हो जाता है तब तक के लिए आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे आपको बिज़नेस की प्रॉपर्टी हो या आपकी अपनी प्रॉपर्टी हो, वो सब पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म में एक तो आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, दूसरा कि दोनों की पहचान अलग नहीं है। मतलब कानूनी रूप से प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म अलग नहीं है और आप अलग नहीं है, कानूनी रूप से दोनों को एक ही यूनिट समझा गया है, एक ही व्यक्ति समझा गया है। तो प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप का यह सबसे बड़ी दिक्कत है। अब आइए कंपनियों में इसका फ़ायदा कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। सेम सिचुएशन आप इमेजिन कर लीजिए कंपनी के केस में कि मान लीजिए कि आपने यही 5 लाख रुपए जो आपने पूंजी निवेश किया था, यही जो 50 लाख रुपए का आपने बैंक से लोन लिया था, बाजार की कुछ देनदारियां थी, ये सारी चीज़ें आपके साथ अभी भी होती,
लेकिन केवल और केवल एक चीज़ बदल जाती कि आपके पास वो प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फॉर्म ना हो करके कोई कंपनी होती, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती या कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती, तब सिचुएशन क्या होती उसको समझते हैं। तब सिचुएशन ये होती कि बैंक्स और जो बाजार के जो दूसरे फोर्सेज हैं वह अपना पैसा केवल और केवल जो कंपनी के पास जो असेट्स होते उसी असेट को लिक्विडेट करके वसूल कर सकते थे, और वह आपके पर्सनल प्रॉपर्टीज और जो आपकी पर्सनल असेट्स हैं वहाँ तक उनकी पहुँच नहीं होती थी। क्योंकि कंपनी के फॉर्मेट में बिजनेस करने का जो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है वह मिलता है कि कानून के तहत ही आपकी लायबिलिटी को लिमिटेड कर दिया गया है। आपकी जो लायबिलिटी है वो असीमित मात्रा में नहीं है, आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है। तो इसकी वजह से आप अपनी जो व्यक्तिगत संपत्तियां हैं, आपका घर, आपकी गाड़ी, आपके बैंक का बैलेंस, आपके शेयर्स, आपके म्यूचुअल फंड के निवेश, ये सब कुछ आप बचा ले जाते और आप नए सिरे से अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकते थे। अब एक चीज़ और समझते हैं कि जो लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ये कहाँ तक लिमिटेड होती है। क्या इसको हम तय करते हैं या कोई और तय करता है कि कितनी लिमिटेड होगी ये लायबिलिटी। इसका मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि आप 3 दोस्त हैं और तीनों लोगों ने मिलकर के एक XYZ प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी खोलने का विचार किया, और कंपनी में आपने कुल पूंजी रखी 1 लाख रुपए की, और 1 लाख रुपए की पूंजी को आपने 10,000 शेयर्स में डिवाइड कर दिया। मतलब एक शेयर की कीमत आपने रखी है 10 रुपये की। अब आपने कंपनी में 40% स्टेक लिया, मतलब कि 10,000 शेयर्स में आपने 4,000 शेयर्स आपने अपने लिए रखे और बाकी 3-3 हज़ार शेयर्स आपके दोनों दोस्तों ने ले लिए। अब 4,000 शेयर्स जो आपने लिए हैं और टोटल पूंजी कंपनी का 1 लाख रुपया है, मतलब चूंकि 4,000 शेयर्स आपने लिए हैं और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये के है, तो आपकी जो जिम्मेदारी बनती है वो केवल 40,000 रुपये तक की बनती है। आपके जो दूसरे दोस्त हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है 30-30 हज़ार रुपये तक की। अब आपने उस पूंजी से बिजनेस स्टार्ट करना शुरू कर दिया, बिजनेस आपका चल निकला, फिर वापस आपने वही बैंक से 50 लाख रुपये का लोन और मार्केट की जो देनदारियाँ वगैरह, वो सारी कहानी सेम रहती है। अब यहाँ पे कंपनी के केस में ना 2 चीज़ें होती हैं। कंपनियाँ, जब आप कंपनी खोलते हैं उसके बाद कंपनी का बैंक अकाउंट खुलता है, फिर कंपनी चूँकि एक सेपरेट एंटिटी है। मान लीजिए आप 3 दोस्त जो थे, आपका नाम ए है, दूसरे दोस्त का नाम बी है और तीसरे दोस्त का नाम सी है। तो यहाँ पे ए एक अलग एंटिटी है, बी अलग एंटिटी है, सी अलग एंटिटी है, और एक कंपनी जो आपने नई नई खोली है वह डी एंटिटी मानी जाएगी, एक सेपरेट अलग एंटिटी उसको माना जाएगा। तो जैसे ही आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, रजिस्टर हो जाएगी, उसके बाद जब आप उसका बैंक अकाउंट ओपन करवाएंगे तो कंपनियां जो शेयर होल्डर्स होंगे उनके, मतलब आप तीनों से पैसे की डिमांड करेगी कि भैया आप तीनों ने जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो 4,000 शेयर्स, 3,000 शेयर्स और 3,000 शेयर्स लेने के लिए मुझे प्रॉमिस किया है वो पैसे मुझे दो। अब कंपनियों के ऊपर निर्भर करता है कि वो पैसे कब मांगे। हो सकता है कि वो पैसा आपसे आज मांग ले, हो सकता है कि 1 महीने के बाद मांगे, हो सकता है कि 1 साल के बाद मांगे। उनके ऊपर डिपेंड करता है। जब कंपनियों को पैसों की ज़रूरत होती है तब मांगती हैं कंपनियां पैसे। ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऊपर, चूंकि आपने 4,000 शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया है, आपके दोस्तों ने 3-3 हज़ार शेयर्स के लिए सब्सक्राइब किया है, तो कंपनियां ऐसा भी कर सकती हैं कि अभी उसको 1 लाख रुपए की पूंजी में से केवल 50,000 रुपये की ज़रूरत है और बाकी 50,000 रुपये की कंपनी को फिलहाल ज़रूरत नहीं अपना व्यापार स्टार्ट करने के लिए। तो कंपनियां ऐसा भी कह सकती हैं कि आप ऐसा करो, 4,000 में से आपने मेरे को 10 रुपये का एक शेयर है, आप उसमें से 5 रुपया दे दो, 5 रुपया मुझे जब ज़रूरत होगी तब मैं मांगूंगा। तो जब कभी भी कंपनी आपसे एक जो पूरे शेयर की कीमत है उससे कम पैसा मांगती है तो उसको पार्टली पेड अप शेयर्स कहते हैं। और जब कंपनी पूरा पैसा मांग लेती है, मतलब 10 रुपये का शेयर्स और उसके बदले में 10 के 10 पूरे उसने मांग लिए, तो उसको फुल्ली पेड अप शेयर्स कहते हैं। पार्टली पेड अप और फुल्ली पेड अप शेयर्स और जो ऑथराइज कैपिटल और पेड अप कैपिटल कंपनीज का होता है उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन आज समझने के लिए उसको यहीं तक रखते हैं। अब आपकी जो लायबिलिटी है किसी भी स्थिति में, चाहे वो कंपनी कभी भी इंसॉल्वेंट हो जाए, उसके ऊपर 50 लाख रुपए नहीं 50 करोड़ की देनदारी हो जाए, मार्केट का काफ़ी सारा पैसा बाकी हो जाए, लेकिन आपकी जो मैक्सिमम लायबिलिटी है वो 4,000 रुपये तक की, 4,000 शेयर्स तक की है। 4,000 शेयर्स इंटू 10 इंटू 40,000 रुपये तक की है। मैक्सिमम लायबिलिटी आपकी यही है।
और वो 40,000 रुपया भी, चूंकि आपने कंपनी जिस टाइम पे बनी थी और जैसे ही बैंक अकाउंट खुला था, तो अगर आपने वो 40,000 रुपया कंपनी को पहले ही दे दिया हुआ है तो इंसॉल्वेंसी के टाइम पे आपकी लायबिलिटी जीरो है। अगर आपने उन 40,000 रुपये में से कुछ पैसा कंपनी को नहीं दिया हुआ है तो आपकी जो मैक्सिमम लायबिलिटी जो इंसॉल्वेंसी के टाइम पे फिक्स की जा सकती है, जो बाकी पैसा है आपके ऊपर, उतने ही पैसे तक की लायबिलिटी आपकी फिक्स की जा सकती है, चाहे उस कंपनी में करोड़ों रुपए का देनदारी क्यों ना हो। मतलब कि अगर कंपनी ने शुरुआत में आपसे 40,000 में से केवल 20,000 रुपये की मांग की और आज तक आपने वो बाकी के 20,000 रुपये अगर कंपनी ने आपसे नहीं मांगे हैं और आपने वो पैसे दिए भी नहीं हैं, तो इंसॉल्वेंसी के टाइम पे आपकी लायबिलिटी केवल और केवल उस 20,000 रुपये तक की है जो कि आपने दिए नहीं हैं अभी तक। उससे ज़्यादा आपकी 20,001 रुपये की भी लायबिलिटी नहीं फिक्स कर सकता कोई कानूनी रूप से। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के केस में जब आप बिजनेस करते हैं कंपनी के फॉर्म में, तो आपको इसी लिमिटेड लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट का एक लीगल प्रोटेक्शन मिलता है, आपको फ़ायदा मिलता है, जिससे कि आप कहीं ना कहीं अपनी जो आपकी पर्सनल असेट्स हैं, जो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ हैं, आप उसको बचा ले जाते हैं, वह आपकी सुरक्षित रहती है। इसी वजह से पूरी दुनिया में जो कंपनी के फॉर्मेट में बिज़नेस करना इतना ज़्यादा पॉपुलर है, और जो मैक्सिमम बिजनेसेस इस दुनिया में नए स्टार्ट होते हैं उसमें मैक्सिमम बिजनेसेस कंपनी में ही स्टार्ट होते हैं, और कंपनियां इसलिए ज़्यादा रजिस्टर होती हैं। तभी आप आम बोलचाल की भाषा में लोगों से सुनते हैं कि अच्छा बिज़नेस करना है तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल लो। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी मैं अगली जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैंने आज जैसे कि प्रॉमिस किया था कि मैं ऑथराइज शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, पार्टली पेड अप शेयर्स, फुल्ली पेड अप शेयर्स वगैरह के बारे में चर्चा करूँगा। तो तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और अगर आपको लगा है कि मैंने ये जानकारी आपको अच्छी दी है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, अपने सोशल मीडिया पेजेस पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिए, और कमेंट करके मुझे अपने सुझाव और शिकायत बताइए। मुझे यह भी बताइए कि कुछ ऐसी चीज़ हैं जो कि मैं भूल गया हूँ इस वीडियो में बताना। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।